हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन एक और बात दोस्तों कि अगर आपने इसके पहले प्रीवियस वीडियो तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं देखा है तो पहले उनको क्लियर करके आइए और फिर इस पर जंप कीजिए। फिर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 5 के बारे में, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के एक्सप्लॉयटेशन से और सर्विसेज से ऑफ द कंज्यूमर अंडर द एक्ट। कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज के थ्रू डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स का, मूलभूत अधिकारों का। किसके मूलभूत अधिकारों का? तो उपभोक्ता के मूलभूत अधिकारों का। फ्रीइंग देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें शोषण से बचाता है। नागरिकों उपभोक्ताओं में एक अवेयरनेस लाता है, जागरूकता लाता है। कंज्यूमर प्रोवाइडिंग द राइट टू क्लीन बिजनेस इन्वायरमेंट टू द कंज्यूमर बाय मीन्स ऑफ लीगल अमेंडमेंट इज ऑल्सो दैट प्रोटेक्शन मीन्स। बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। तो ये हमारा पहला, अलग अलग तरह के काउंसिल्स होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। उसमें पहला आपका आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश विद इफेक्ट फ्रॉम सच अ डेट एज इट मे स्पेसिफाई इन दैट नोटिफिकेशन। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज द सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। सेंट्रल काउंसिल एक एडवाइजरी काउंसिल होगा एंड इसमें कुछ मेंबर्स आते हैं, जैसे कि आपका मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि चेयरपर्सन होगा, और सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट, ये लोग इसके सदस्य होते हैं। तो ये लोग सेंट्रल काउंसिल के सदस्य होते हैं। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये लोग इसके सदस्य होते हैं। बात करते हैं स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है सेल बाय नोटिफिकेशन established with the effect from such a date as it may specify in such notification कि a state consumer protection council for such state to be known as state council। हर एक स्टेट में होता है ये स्टेट काउंसिल जो है वो एडवाइजरी काउंसिल होगा और इसमें कुछ मेंबर्स आते हैं, जैसे कि मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इसका चेयरपर्सन होगा। अब ये जो स्टेट काउंसिल है shall meet as and when necessary but not less than 2 meetings shall be held every year। मतलब 2 से अधिक मीटिंग हेल्ड नहीं होगा एक साल में। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटिंग होता है स्टेट काउंसिल का, उससे ज़्यादा नहीं। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट विद द, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और इस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहा जाता है। और इसके जो आपके मेंबर्स होते हैं वो एडवाइजरी काउंसिल मतलब कि माना जाता है। उसमें कुछ मेंबर्स आते हैं, जैसे कि कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो भी नाम से बुलाया जाता हो, हु शैल बी द चेयरपर्सन, जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ही उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट में बी प्रिस्क्राइब। बात करते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी के बारे में। द थ्री टाइप ग्रीवेंसेज मशीनरी, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द्वारा सेटअप किया गया टू रिड्रेस द कंज्यूमर ग्रीवेंसेज, उसे रिड्रेसल एजेंसी कहा जाता है। 3 एजेंसीज आते हैं इसमें, एक आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक आता है स्टेट कमीशन और एक आता है नेशनल कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है हु कैन बी वर्किंग, जो कि वर्किंग भी हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज भी हो सकता है और हो सकता है वर्किंग जज भी हो, एंड 2 अदर मेंबर्स, और 2 अन्य सदस्य। इन्हें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वन कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उन व्यक्तियों के जो कि जिनको हानि पहुंचा है 1 करोड़ या उससे कम का। फॉर द कंप्लेंट फाइल इफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन फील्स अ रिक्वायरमेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को जरूरत पड़ती है तो ये क्या कर सकता है, ये गुड्स को लेबोरेटरी भेज सकता है टेस्टिंग के लिए,
एंड गिव्स इट्स डिसीजन, और अपना डिसीजन दे सकता है लेबोरेटरी रिपोर्ट के आधार पे। अगर एग्रीव्ड पार्टी मतलब इसको नुकसान हुआ है, अगर वो पार्टी हैप्पी नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ज्यूरिडिक्शन से, तो वो जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकता है ऑफ दिस एजेंसी। कहाँ? तो स्टेट कमीशन में 45 दिनों के अंदर अंदर। स्टेट कमीशन, एक स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है हु मस्ट बी अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि हो सकता है कि रिटायर्ड जज हो, ये भी हो सकता है कि वो वर्किंग जज हो ऑफ हाई कोर्ट, एंड कम से कम 2 अदर मेंबर। इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करती है। वन कैन फाइल अ कंप्लेन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ लेस देन 10 करोड़ एंड मोर देन 1 करोड़। अगर, और ये किसके लिए होता है? 10 करोड़ से कम और 1 करोड़ से ज्यादा के लिए। आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट फ्रॉम एग्रीव्ड पार्टी, स्टेट कमीशन क्या करती है? पार्टी को कांटेक्ट करती है, उस पार्टी को जिसके अगेंस्ट अगेंस्ट होम द कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल किया गया है। कंप्लेन फाइल करने के लिए भी अगर स्टेट कमीशन को फिल करता है रिक्वायरमेंट, तो ये गुड्स को लेबोरेटरी भेज सकती है फॉर टेस्टिंग। अगर एग्रीव्ड पार्टी हैप्पी नहीं है ज्यूरिडिक्शन के साथ ऑफ द स्टेट कमीशन, तो ये इस एजेंसी के जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकती है नेशनल कमीशन में 30 दिनों के अंदर अंदर। कैसे? बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ फाइन मनी, फाइन मनी 50% फाइन मनी डिपॉजिट करके। अगला है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट आता है और 4 अदर सदस्य आते हैं। देखिए बाकी सब में 2 आता है, लेकिन नेशनल कमीशन में 4 अदर सदस्य आते हैं, जिनमें कि एक कम से कम महिला होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नियुक्त करेगा। वन कैन फाइल अ कंप्लेन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो व्यक्ति जिसको कि 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है किसी गुड्स में, तो वो क्या कर सकता है? इसमें नेशनल कमीशन में क्या कर सकता है? कंप्लेन फाइल कर सकता है। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेन फ्रॉम एग्रीव्ड पार्टी, नेशनल कमीशन पार्टी को इन्फॉर्म करता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल किया गया है। ऑल्सो फॉर कंप्लेन फाइल, अगर स्टेट कमीशन को रिक्वायरमेंट मतलब पड़ता है, मतलब नेशनल कमीशन को, नॉट स्टेट कमीशन, तो वो गुड्स को लेबोरेटरी भेज सकता है टेस्टिंग के लिए और अपना जजमेंट उस रिपोर्ट के आधार पर दे सकता है। अगर एग्रीड पार्टी ज्यूरिडिक्शन से अभी भी सहमत नहीं है नेशनल कमीशन के ज्यूरिडिक्शन से, तो ये अपील कर सकता है अगेंस्ट जजमेंट ऑफ दिस एजेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट। अब अगला रास्ता नेशनल कमीशन के बाद अंतिम रास्ता, नेशनल कमीशन के बाद क्या बचता है कंज्यूमर के पास? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील कर सकता है अगेंस्ट द जजमेंट विद इन 30 डेज। कैसे? तो फाइन मनी का 50% डिपॉजिट करके। सो ये बातें थी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज बेसिकली योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई हों रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और ये आपका लास्ट चैप्टर था ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 का। सो होप जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, वो समझ में आ गए हों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बेल। So till then, stay tuned with the future server where gets knowledge wider, and तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।